हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे कहानी का पार्ट 5 यानी 5। तो चलिए देखते हैं अपने अगले कहानीकार। गौर करेंगे, ध्यान दें। हमारे अगले कहानीकार हैं कौन? अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर की कहानी देखते हैं। ध्यान दें। एक दिल हजार अफसाने। एक दिल हजार अफसाने किसकी कहानी संग्रह है? तो ये अमृतलाल नागर की कहानियों का संग्रह है, जिसके अंतर्गत 75 कहानियां हैं। कितनी? 75 कहानियां हैं। क्या नाम है? एक दिल हजार अफसाने। एक दिल हजार अफसाने। ध्यान रखें, अमृतलाल नागर का कहानी संग्रह है। ठीक है, 75 कहानी है इसमें। फिर है दोस्तों अमृत राय। कौन है अगले कहानीकार? अमृत राय। नाम याद रखें। इनकी कहानी है जीवन के पहलू। जीवन के पहलू कब आई? 1947 में, 1947 ईस्वी में आई हुई कहानी है अमृत राय की, जीवन के पहलू। ठीक है, इसके बाद इनकी दूसरी कहानी है तिरंगे का कफन। क्या? तिरंगे का कफन। ठीक है, ये कब आई? 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में आई हुई कहानी है। किसकी? अमृत राय की। कौन सी? तिरंगे का कफन। ठीक है, तो इनकी 2 कहानी है। अमृत राय जी की 2 कहानी है दोस्तों, जीवन के पहलू और तिरंगे का कफन। जीवन के पहलू 1947 ईस्वी में आई और ठीक उसके 1 साल बाद तिरंगे का कफन कहानी आई, यानी 1948 में, 1948 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखें। अगले कहानीकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, रांगे राघव। रांगे राघव। ठीक है, देखते हैं इनकी कहानियां। गौर करेंगे। साम्राज्य का वैभव। साम्राज्य का वैभव 1947 ईस्वी में आई हुई कहानी है। किसकी है? रांगे राघव की। ठीक, फिर है समुद्र के फैन। समुद्र के फैन। ठीक है, ये कब आई? 1947 ईस्वी में। फिर है देवदासी। देवदासी ये भी 1947 ईस्वी में, 1947 में। ठीक है, तो रांगे राघव की 3 कहानियां कौन कौन सी? साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फैन, देवदासी। ये 3 कहानियां 1947 ईस्वी में आई हुई कहानियां हैं। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों जीवन के दाने। क्या? जीवन के दाने, जो कि 1949 में, 1949 ईस्वी में आई हुई कहानी है, जीवन के दाने। फिर है अधूरी मूरत। अधूरी मूरत कब आई? ये भी आई 1949 ईस्वी में, 1949 में। ठीक है, ध्यान रखें। तो रांगे राघव की 2 कहानियां 1949 ईस्वी में आई। कौन कौन सी? जीवन के दाने और अधूरी मूरत। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों अंगारे ना बुझे। अंगारे ना बुझे, ये कब आई? 1951 ईस्वी में, 1951 में। ठीक है, अंगारे ना बुझे। सेम उसी ईयर एक कहानी और आई। कौन सी? इंसान पैदा हुआ। इंसान पैदा हुआ कब आई? 1951 ईस्वी में। तो रांगे राघव की 2 कहानियां कौन कौन सी? अंगारे ना बुझे और इंसान पैदा हुआ। ये दोनों कहानियां 1951 ईस्वी में आई हुई कहानियां हैं। याद रखें, 1951। ठीक है, फिर है दोस्तों गदल मृग तृष्णा। गदल मृग तृष्णा, इनकी एक कहानी है। फिर है कुत्ते की दुम और शैतान। कुत्ते की दुम और शैतान, ये भी कहानी है। फिर है दोस्तों धूल की आंधी। यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, तो धूल की आंधी होगा ये। ठीक, धूल की आंधी, ये भी एक कहानी है। फिर है पिसनहारी। पिसनहारी, ये भी कहानी है। किसकी? रांगे राघव की। ठीक है, तो ध्यान रखें। एक बार फिर से देख लेते हैं रांगे राघव की कहानियों को। तो ध्यान देंगे दोस्तों। साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फैन,
देवदासी, ये 3 कहानी रांगे राघव की 1947 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है जीवन के दाने और अधूरी मूरत, ये 2 कहानी है जो कि 1949 ईस्वी में आई। फिर है अंगारे ना बुझे और इंसान पैदा हुआ, ये 2 कहानी जो हैं 1951 ईस्वी में आई। ठीक है, इसके बाद गदल मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, फिर है धूल की आंधी, फिर है पिसनहारी, ये सभी कहानियाँ रांगे राघव की कहानियाँ हैं। इनका समय नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, तो जिनका मिला है मैंने आपके सामने स्क्रीन पर बता रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे रांगे राघव की कहानियों को, गौर करेंगे दोस्तों। अभी हमने देखी प्रेमचंद युग की कहानियाँ। ठीक है, अब हम देखेंगे समकालीन कहानी या फिर नई कहानी, समकालीन कहानी या फिर नई कहानी। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर एक नोट है। विषय क्या है हमारा? समकालीन कहानी या फिर नई कहानी। समकालीन यानी कि उसी समय जो और कहानियाँ चल रही थी, ठीक है, वो चीज़, और नई कहानी। देखते हैं क्या है नोट में, गौर करें। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग यानी सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों दुष्यंत कुमार ने। किसने? दुष्यंत कुमार ने नई कहानी नाम का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर है काल क्रमानुसार हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक। ठीक है, अब हम देखेंगे काल क्रमानुसार हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक, यानी कि कहानी के आंदोलन चले थे। ठीक है, और अलग अलग प्रवर्तक आए थे। ठीक है, तो देखते हैं वे आंदोलन कौन से थे और उनके प्रवर्तक कौन थे। तो ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे। सबसे पहले आंदोलन कौन सा है? नई कहानी आंदोलन, नई कहानी। ठीक है, अब कौन कौन थे इसके प्रवर्तक? तो ध्यान दें, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये तीनों कौन हैं? नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसका समय क्या है इस आंदोलन का? तो दोस्तों 1956 में नई कहानी की शुरुआत हुई, नई कहानी आंदोलन की। किसने की? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने। ठीक है, ध्यान रखें, समय बहुत जरूरी है, समय पूछा जाता है इसका। ठीक है, 1956 ईस्वी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं 1954 भी मिलता है, कहीं कहीं 1954 भी मिलता है, तो आप ये दोनों डेट साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? 1956 को। ठीक है, नई कहानी आंदोलन के अनुसार, और शब्द की बात होगी तो शब्द 1954। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें इसे। इसके बाद है दोस्तों आ कहानी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? आ कहानी आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल प्रवर्तक हैं आ कहानी आंदोलन के। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ? तो 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। ठीक है, नई कहानी के बाद कौन सा आंदोलन आया? तो आ कहानी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जरूरी बातें हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला आंदोलन है सचेतन कहानी। ठीक है, सचेतन कहानी, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो महीप सिंह प्रवर्तक थे सचेतन कहानियों के। ठीक है, कब हुआ ये शुरू? तो 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी में सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत महीप सिंह जी ने की। किसने? महीप सिंह जी ने। ठीक है, फिर है दोस्तों सहज कहानी आंदोलन। कौन सा? सहज कहानी। ठीक है, ध्यान रखें नाम, सहज कहानी आंदोलन। आंदोलन नाम जोड़ लें जिससे कि आपको बातों को समझने में, विषय को समझने में स्पष्टता रहे। ठीक है,
तो ध्यान रखें, सहज कहानी, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अमृत राय। अमृत राय प्रवर्तक थे सहज कहानी के। कब हुई इसकी शुरुआत? 1968 में, 1968 ईस्वी में सहज कहानी आंदोलन की शुरुआत की किसने? अमृत राय ने। ठीक है, ये बात याद रखें। फिर है दोस्तों समांतर कहानी। कौन सी कहानी? समांतर कहानी। इसके प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर। कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और कब की इसकी शुरुआत? तो इन्होंने 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत की। किसने? कमलेश्वर ने। समय याद रखें, 1972, इंपॉर्टेंट है नाम। ठीक है, फिर है दोस्तों सक्रिय कहानी आंदोलन। कौन सा? सक्रिय कहानी आंदोलन। इसकी शुरुआत किसने की? तो दोस्तों राकेश वत्स ने। राकेश वत्स ने 1979 में, ठीक है, 1979 ईस्वी में राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ध्यान रखें, राकेश वत्स नाम जरूरी है और ईयर। ठीक है, तो 1979 ईस्वी, ध्यान रखें, सक्रिय कहानी आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, राकेश वत्स ने की थी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। फिर है जनवादी कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई? 1982 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1982 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसके प्रवर्तक का नाम नहीं मिला है। ठीक है, इसके प्रवर्तक का नाम नहीं मिला है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो जनवादी कहानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1982 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। हिंदी की प्रमुख समकालीन कहानियां और उनके कहानीकार। तो इससे पहले हमने देखे काल क्रमानुसार हिंदी के प्रमुख आंदोलन और प्रवर्तक। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों हिंदी की प्रमुख समकालीन कहानियां और उनके कहानीकार। ठीक है, तो ध्यान दें, सबसे पहले कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी। सबसे पहले तो नहीं, आप इसे सिर्फ ऐसे याद रखें। ठीक है, समकालीन कहानी और उनके कहानीकार। तो समकालीन कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है, ध्यान दें, इनकी कहानियां हैं दोस्तों कौन कौन सी? गौर से समझें, एक बार फिर से देखें। इनकी कहानी है किसकी? भीष्म साहनी जी की। कौन सी? भाग्य रेखा। भाग्य रेखा 1953 ईस्वी में आई हुई कहानी है भाग्य रेखा। फिर है पहला पाठ। पहला पाठ कब आई? 1957 ईस्वी में आई हुई कहानी है पहला पाठ। फिर है भटकती राख। भटकती राख ये कब आई? 1966 ईस्वी में आई हुई कहानी है भटकती राख। ठीक, फिर है पटरियाँ। पटरियाँ, ठीक है, पटरियाँ कब आई? 1973 में, 1973 ईस्वी में आई हुई कहानी है भीष्म साहनी की पटरियाँ। ठीक है, फिर है दोस्तों वांगचू। वांगचू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसकी कहानी है ये? भीष्म साहनी जी की कहानी है। कब आई? 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में आई हुई भीष्म साहनी जी की कहानी है वांगचू। इसके बाद है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा ये कब आई? 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में आई हुई कहानी है भीष्म साहनी जी की शोभा यात्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों निशाचर। निशाचर ये कब आई? 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में आई हुई कहानी है निशाचर। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों पाली। कौन सी? पाली, कहानी का नाम है पाली। ये कब आई? 1989 में। ठीक है, 1989 में, यानी कि 1989 ईस्वी में आई हुई कहानी है पाली। ठीक है, फिर है डायन। डायन, ठीक है, तो डायन कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की। कब आई? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में आई हुई कहानी है डायन। फिर है चीफ की दावत। इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है किसकी? भीष्म साहनी की, चीफ की दावत। ठीक है, चीफ की दावत अगर आपने नहीं पढ़ी है तो दोस्तों पढ़कर देखें, बहुत ही अच्छी है। ठीक है,
ये आज की जो संतानें हैं, ठीक है, अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करती हैं उस पर आधारित कहानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, सॉरी पढ़ें, ठीक, समय मिले तो गौर करें दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, चीफ की दावत किसकी है? ये भीष्म साहनी की कहानी है। फिर है मौका परस्त, मौका परस्त, ठीक है, ये भी एक कहानी है। फिर है खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, ठीक है, ये कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की। फिर है भटकती राख, भटकती राख इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसकी है? भीष्म साहनी की कहानी है। फिर है सिर का सदका, सिर का सदका, ये कहानी किसकी है? तो दोस्तों ये भी भीष्म साहनी जी की कहानी है। ठीक है, तो इस प्रकार फिर से देखें, भीष्म साहनी जी की कहानी है दोस्तों भाग्य रेखा, जो कि 1953 ईस्वी में आई। फिर है पहला पाठ, जो कि 1957 ईस्वी में आई। फिर है दोस्तों भटकती राख, जो कि 1966 ईस्वी में आई। फिर है पटरियां, कब आई? 1973 ईस्वी में। फिर है वांगचू, ये कब आई? 1978 ईस्वी में, वांगचू। फिर है शोभा यात्रा, ये कब आई? 1981 ईस्वी में। ठीक है, भीष्म साहनी की कहानी है शोभा यात्रा, कब आई? 1981 में। फिर है निशाचर, कौन सी? निशाचर, ये कब आई? 1983 ईस्वी में आई हुई कहानी है निशाचर। फिर है दोस्तों पाली, कौन सी? पाली, ये कब आई? 1989 में, 1989 में। ठीक है, फिर है डायन, डायन कब आई? 1998 ईस्वी में। फिर है चीफ की दावत, चीफ की दावत। फिर है मौका परस्त, फिर खून का रिश्ता, फिर भटकती राख, फिर है सिर का सदका। तो ये सभी कहानियां किसकी हैं? भीष्म साहनी जी की कहानियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगले कहानीकार हैं कौन? मुक्ति बोध, ठीक है, मुक्ति बोध अगले कहानीकार हैं। इनकी कहानी है काठ का सपना, काठ का सपना, ये कब आई? 1967 में। ठीक है, 1967 1967 ईस्वी में आई हुई मुक्ति बोध की कहानी है काठ का सपना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पूछी गई है कई बार एग्जाम में। फिर है सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, ये कब आई? 1971 में, 1971 ईस्वी में आई हुई कहानी है सतह से उठता आदमी। फिर है जलना, ठीक है, जलना। फिर है पक्षी और दीमक, पक्षी और दीमक किसकी कहानी है? मुक्ति बोध की। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? गजानंद माधव मुक्ति बोध। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। ठीक, तो समझें इस बात को। फिर है इनकी कहानी विपात्र, विपात्र इनकी कहानी है। फिर है क्लॉड ईथरली, क्लॉड ईथरली, ठीक है, ये भी एक कहानी है। तो ध्यान रखें दोस्तों मुक्ति बोध की कहानियों को, कौन कौन सी हैं एक बार फिर से देखेंगे। काठ का सपना, काठ का सपना 1967 ईस्वी में आई हुई मुक्ति बोध की कहानी है। फिर है सतह से उठता आदमी, ये कब आई? 1971 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है जलना, फिर पक्षी और दीमक, फिर विपात्र, फिर क्लॉड ईथरली, क्लॉड ईथरली। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले कहानीकार हैं कौन है दोस्तों? ध्यान दें, भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त जी की कहानी है मोहब्बत की राहें, मोहब्बत की राहें, कब आई? 1945 ईस्वी। दोस्तों जब भी आप किसी भी कहानीकार को पढ़ेंगे तो उसके समय को ध्यान से समझें, ठीक है, और उसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें, तब आप उनकी कहानियों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी होगा कि अगर आपको समय याद नहीं रहेगा तो अगर आपने कहानियों के समय के साथ में पृष्ठभूमि को जोड़ा है, ठीक है, तो आपको समय का अंदाज़ा लगाने में भी आसानी होगी एग्जाम्स में। तो ध्यान दें कि मोहब्बत की राहें कहानी भैरव प्रसाद गुप्त जी की कब आई? 1945 ईस्वी में। अगर आप ध्यान दें तो ये वह समय है जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान दें 1945 ईस्वी। ठीक है, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक,
इनकी कहानी मोहब्बत की राहें आई। फिर है दोस्तों फरिश्ता। कौन सी? फरिश्ता कहानी। ये कब आई? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कहानी आई फरिश्ता। फिर है बिगड़े हुए दिमाग। बिगड़े हुए दिमाग, ठीक है, ये कब आई? 1948 ईस्वी में आई हुई कहानी है बिगड़े हुए दिमाग। फिर है इंसान। इंसान, ये कब आई कहानी? 1950 ईस्वी में आई हुई कहानी है इंसान, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों सपने का अंत। सपने का अंत, ये कब आई? 1961 ईस्वी में आई हुई कहानी है सपने का अंत। किसकी है? भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है, भैरव प्रसाद गुप्त। फिर है आंखों का सवाल। आंखों का सवाल, ये कब आई? 1965 ईस्वी में आई हुई भैरव प्रसाद जी गुप्त जी की कहानी है आंखों का सवाल, 1965 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान दे दोस्तों, एक बार फिर से देखेंगे, गौर करें। भैरव प्रसाद गुप्त जी की कहानी कौन कौन सी? मोहब्बत की राहें, ये कब आई? 1945 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है फरिश्ता, ये कब आई? 1946 ईस्वी में, ठीक है। फिर है बिगड़े हुए दिमाग। बिगड़े हुए दिमाग, ये कब आई? 1948 ईस्वी में। फिर है दोस्तों इंसान। इंसान कब आई? 1950 ईस्वी में आई हुई कहानी है इंसान। फिर है दोस्तों सपने का अंत। सपने का अंत, ये कब आई? 1961 ईस्वी में आई हुई कहानी है सपने का अंत। फिर है दोस्तों आंखों का सवाल। आंखों का सवाल, ये कब आई? 1965 ईस्वी में आई हुई कहानी है आंखों का सवाल, ठीक है। अगले कहानीकार हैं दोस्तों अमरकांत। कौन? अमरकांत, ठीक है। इनकी कहानी है जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी, जिंदगी और जोंक। कौन है कहानीकार? अमरकांत, ठीक है। समय नहीं मिला है मुझे इसका, ठीक, तो ध्यान दें, किताबों में भी इसका समय नहीं दिया गया, तो आप बस कहानी और कहानीकार याद रखें, जिंदगी और जोंक, ठीक है। अमरकांत की कहानी है। फिर है देश के लोग। देश के लोग। फिर है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन, बहुत ही बेहतरीन कहानी है दोस्तों। आपने अगर स्कूल में अपने पढ़ी होगी, हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में लगी हो ये कहानी, तो अगर आपने पढ़ी हो तो कितनी बेहतरीन कहानी है, ठीक है। जिसमें एक माँ खुद भूखी रहती है, ठीक है, और अपने बच्चों का पेट भरती है, ठीक है। घर में खाने के लिए ना तो दाना है ना पानी है ठीक से, ठीक है। ऐसे में भी वह कैसे 2 या 4 रोटियों को कैसे पूरे परिवार को खिलाती है, ठीक है, और अंत में अपना 1 लोटा पानी भरकर आधी रोटी खाकर, ठीक है, अपना पेट भरती है। तो ये मतलब कितनी बहुत ही मार्मिक कहानी है दोस्तों, आप इसको पढ़ करके देखें। मतलब आप देखें कि एक माँ जो होती है वो कैसे अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करती है, ठीक है, अपने से पहले उसका ध्यान रखती है, ठीक है, कि मैं भले ही भूखी रह जाऊं लेकिन मेरे बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको समय मिले तो आप इस कहानी को जरूर पढ़ें, दोपहर का भोजन, ठीक। किसकी कहानी है? अमरकांत की। फिर है दोस्तों डिप्टी कलेक्टरी। कौन सी? डिप्टी कलेक्टरी। इसके बाद है इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट है ये भी, इंटरव्यू, ये किसकी है? अमरकांत की कहानी है। फिर है मौत का नगर। मौत का नगर। फिर मिलन मित्र। मिलन मित्र, ये कहानी किसकी है? अमरकांत की कहानी है। फिर है दोस्तों कुहासा। कौन सी? कुहासा, ठीक है, ये किसकी कहानी है? अमरकांत की। फिर है एक धनी व्यक्ति का बयान। एक धनी व्यक्ति का बयान, ये कब आई? 1997 ईस्वी में आई हुई अमरकांत की कहानी है, एक धनी व्यक्ति का बयान, ठीक है। फिर है सुख और दुख का साथ। सुख और दुख का साथ, ये कब आई? 2002 ईस्वी में आई हुई कहानी है सुख और दुख का साथ, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनेंगे अमरकांत की कहानियों को, ध्यान दे दोस्तों। जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक। फिर है देश के लोग। फिर है दोपहर का भोजन। फिर है डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी। फिर है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू। फिर है मौत का नगर। फिर है मिलन। मिलन मित्र, पूरा नाम है मिलन मित्र। फिर है कुहासा।
कुहासा। फिर है एक धनी व्यक्ति का बयान। एक धनी व्यक्ति का बयान कब आई? 1997 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है दोस्तों सुख और दुख के का साथ। सुख और दुख का साथ ये कब आई? 2002 ईस्वी में आई हुई कहानी है अमरकांत की, दुख और सुख का साथ। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 4 कहानियां तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे अमरकांत की। ठीक है दोस्तों, गौर करें दोस्तों, अगले कहानीकार हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, ठीक है, ध्यान दें। देवताओं की मूर्तियां। देवताओं की मूर्तियां, इनकी कहानी 1925 ईस्वी में आई हुई कहानी है। ठीक है, फिर है खेल और खिलौने। खेल और खिलौने ये कब आई? 1954 ईस्वी में आई हुई राजेंद्र यादव की कहानी है खेल और खिलौने। ठीक है, इसके बाद है जहां लक्ष्मी कैद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है राजेंद्र यादव की, जहां लक्ष्मी कैद है। तो कब आई है? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में आई हुई कहानी है। ठीक है, इसके बाद है अभिमन्यु की आत्मकथा। अभिमन्यु की आत्मकथा ये कब आई? 1959 में। ठीक है, 1959 में आई हुई कहानी है अभिमन्यु की आत्मकथा, 1959 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों छोटे छोटे ताजमहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कहानी भी राजेंद्र यादव की। कौन सी? छोटे छोटे ताजमहल। ठीक है, कब आई? 1962 ईस्वी में आई हुई कहानी है छोटे छोटे ताजमहल। फिर है दोस्तों किनारे से किनारे तक। किनारे से किनारे तक ये कब आई? 1963 ईस्वी में आई हुई कहानी है किनारे से किनारे तक, 1963 ईस्वी। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। तो राजेंद्र यादव की कहानियां हैं दोस्तों, ध्यान दें। देवताओं की मूर्तियां। देवताओं की मूर्तियां कब आई? 1925 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है खेल खिलौने। खेल खिलौने कब आई? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में आई हुई कहानी है खेल खिलौने। फिर है जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है ये कब आई? 1957 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु की आत्महत्या। अभिमन्यु की आत्महत्या ये कब आई? 1959 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, जो पहली कहानी है इनकी देवताओं की मूर्तियां, इसका समय मैंने लिखा है 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी। इसको आपको एक बार चेक करना है अपनी किताबों में और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही समय क्या है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं भी देख लूँगी, अगर मुझे मिलता है तो मैं, अगर ये सही होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी रचनाओं का समय आ रहा है 54, 57 और 59। ठीक है, तो 1925 ये मुझे थोड़ा सा डाउट इसलिए है क्योंकि इतना लंबा गैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो जहाँ तक है ये 1952 हो सकता है, 1952 हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अपनी पुस्तकों में, तो इसको आप अभी डाउट में रखें। ठीक, कभी कभी टाइपिंग एरर भी हो सकता है, तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो देखते हैं अगली कहानी। अगली कहानी है राजेंद्र यादव की, कौन सी? छोटे छोटे ताजमहल। छोटे छोटे ताजमहल ये कब आई? 1962 ईस्वी में आई हुई राजेंद्र यादव की कहानी है छोटे छोटे ताजमहल। फिर है किनारे से किनारे तक। किनारे से किनारे तक ये कब आई? 1963 ईस्वी में आई हुई कहानी है राजेंद्र यादव की। कौन सी? किनारे से किनारे तक कब आई? 1963 ईस्वी। ठीक है, तो ये सभी कहानियां किसकी हैं? राजेंद्र यादव की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ध्यान दे दोस्तों, राजेंद्र यादव की कुछ कहानियां और हैं। एक है टूटना। टूटना कब आई? 1966 ईस्वी में आई हुई कहानी है टूटना, राजेंद्र यादव की। ठीक है, फिर है अपने पार। ये कब आई? 1968 ईस्वी में आई हुई कहानी है अपने पार। फिर है प्रतीक्षा, इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र यादव की कहानी है
प्रतीक्षा। फिर है एक दुनिया समानांतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है राजेंद्र यादव की। कौन सी? एक दुनिया समानांतर। फिर है लहरें और परछाइयाँ, लहरें और परछाइयाँ। फिर है ढोल तथा अन्य कहानियाँ, ढोल तथा अन्य कहानियाँ। ये कब आई? ये कहानी संग्रह लग रहा है मुझे, तो 1972 ईस्वी में आई हुई कहानियां हैं ये, ढोल और अन्य कहानियां। फिर है हासिल तथा अन्य कहानियां, हासिल तथा अन्य कहानियां। ये कब? 2006 ईस्वी में आया हुआ इनका कहानी संग्रह है। तो कौन कौन से? टूटना जो कि 1966 ईस्वी में, फिर अपने पार जो कि 1968 ईस्वी में, फिर प्रतीक्षा, फिर एक दुनिया समानांतर, फिर लहरें और परछाइयाँ, फिर ढोल तथा अन्य कहानियाँ 1972 ईस्वी, फिर है हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006 ईस्वी। तो ये सभी दोस्तों राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।